हमारी जर्नी शुरू होती है हेल के तेज धूप वाले रेगिस्तान में, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो गर्मी से थकी हुई है। उसके हाथ में एक मैकेनिकल घड़ी है। वो साफ तौर पर किसी बात को लेकर परेशान है। पीछे जाते हुए हमें कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसका नाम है अलिसिया सीरियस लाइन। वो 200 साल में लाइन मार्कीज फैमिली में पैदा होने वाली अकेली लड़की थी। दुनिया के लिए वो फैमिली की सबसे छोटी प्यारी बेटी थी, एक फूल जो इतना कीमती था कि उसे बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा गया था। यही इमेज लोगों के दिमाग में अलिसिया की थी। असली अलिसिया हालांकि अपने पहले शब्द हकलाकर बोला करती थी। वो एक नाजुक बच्ची थी, लोगों से डरती थी, हमेशा अलग अलग बिल्डिंग्स में दूर रहती थी और लगातार किताबें पढ़ती थी। अलिसिया हमेशा अपनी स्थिति के बारे में जागरूक रही कि वो फैमिली की अवध संतान है, लेकिन अपनी पीड़ा के बावजूद उसने कई रूपों में आने वाले तूफानों का सामना किया। फिर भी फैमिली में एक लड़की के रूप में पैदा होने के कारण उसे मार्टिशनिस्ट की बच्ची के रूप में रजिस्टर किया गया और उसे घर की लेडी के रूप में अपनी जिंदगी जीने की इजाज़त मिल गई। हालांकि ये शांति तब तक ही रही जब तक वो 17 साल की नहीं हो गई। वो उम्र जब उसे फैमिली के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाना था। उसके पिता फैमिली के मुखिया ने उसे शादी करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद उसे बेकर काउंट फैमिली के ग्रेगरी से मिलाया गया, जो शाही राजधानी और नॉर्थ में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। शुरू में फैमिलीज के बीच की बातें सुधार से आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही ग्रेगरी धोखा देते हुए पकड़ा गया और हालत और बिगड़ गई। इससे एक ड्यूल ट्रायल हुआ जिसमें वो बच गया लेकिन विकलांग हो गया। लाइन फैमिली ने शादी तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन ग्रेगरी फैमिली ने इसका विरोध किया, जिसके कारण एक मुकदमा चला जो 8 लंबे साल तक चलता रहा। जब लाइन फैमिली के पक्ष में फाइनल नतीजा आया तब अलिसिया पहले ही 25 साल की हो चुकी थी, जिसे सामाजिक मानकों के अनुसार बेकार समान माना जाता था। इसके तुरंत बाद अलिसिया को उसके पिता ने बुलाया। जब वो उनके ऑफिस में दाखिल हुई तो उन्होंने उसे इन्फॉर्म किया कि उन्होंने उसका अगला रिश्ता ढूंढ लिया है। उसे ग्रैंड ड्यूक लाइकार्ड टेसन से शादी करनी थी। इस फैसले से अलिसिया को शौक लगा, क्योंकि ड्यूक टेसन एक फेमस शासक था जिसे वेस्टर्न बॉर्डर के गार्जियन और एम्परर के हाफ ब्रदर के रूप में जाना जाता था। उसके इलाके को सोने और मौत की भूमि कहा जाता था। वो अपनी पत्नियों के दुखद किस्मत के लिए भी बदनाम था, जिसके कारण उसे एक श्रापित पति की रेप्यूटेशन मिली। अब तक वो 6 ग्रैंड डचेसेस को खो चुका था। पहली की शादी के बाद रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। दूसरी कठिन वातावरण में जिंदा नहीं रह सकी और बाद में एक बीमारी से मर गई। तीसरी डर के मारे भाग गई, लेकिन शाही आदेश से जबरदस्ती वापस लाने के बाद वो भी एक दुर्घटना में मर गई। चौथी, पांचवी और छठी सभी का अंजाम ऐसा ही हुआ। उससे शादी करना अपनी जिंदगी को लिख देने के बराबर माना जाता था। यहाँ तक कि अलिसिया, जो अपने घर से कम ही निकलती थी, ये अफवाहें सुन चुकी थी। जरूर ही उसके पिता भी उन्हें जानते होंगे, और ये शादी तय करके उसे एहसास हुआ कि वो उसे मौत के पास भेज रहे हैं। अलिसिया के विचारों में डर घूमने लगा। वो मरना नहीं चाहती थी। उसने चुपचाप किसी को अपने बचाने की इच्छा की। उसके पिता ने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उसने अपना सिर उठाया, बोलना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन देखकर वो चुप हो गई। डर से उसे पसीना आ गया और उसने हार मान ली। जवाब दिया कि उसे और कुछ नहीं जोड़ना है। इसके साथ वो अपने कमरे में लौट गई। वापस जाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। उदासी भरा मौसम एक निशान जैसा लग रहा था और जल्द ही बारिश गिरने लगी। अपने रूम में वापस आने पर उसकी वफादार नौकरानी, जिसने उसे सबसे लंबे समय तक सेवा की थी, हल्के हल्के अलिसिया के बाल ठीक कर रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने उससे शादी ना करने की भीख मांगी। एहसास हुआ कि उसने अपनी हद पार कर दी है। वो घबरा गई और माफ़ी मांगी, लेकिन अलिसिया ने उसे भरोसा दिलाया कि ये ठीक है। फिर उसे अकेले छोड़ने को कहा। अपने रूम में बैठी अलिसिया की नज़र उसकी टेबल पर रखे एक बॉक्स पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बताया था कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ टेसन फैमिली ने एक गिफ्ट बॉक्स भेजा था। उन्होंने उसे सही शिष्टाचार के साथ उसे खोलने का आदेश दिया था। अलिसिया ने खूबसूरती से सजाए गए बॉक्स को खोला, जिसमें कई कीमती चीजें थीं। उनमें से एक ऑब्जेक्ट ने उसका ध्यान खींचा। पहले तो उसने सोचा कि ये एक पेंडेंट है, लेकिन नज़दीक से देखने पर उसने पहचाना कि ये एक मैकेनिकल घड़ी है। जिस पल उसने उसे देखा, उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी और सब कुछ चक्कर आने लगा। सेकंड्स में वो कहीं और खींच ली गई। पूरे अंधेरे में अलिसिया ने होश उड़ा देने वाले हालात में चारों तरफ देखा। अचानक कुछ गढ़ा और चिपचिपा उसके चेहरे पर गिरा। जब वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या है, उसे अपने पीछे एक भयंकर उपस्थिति का एहसास हुआ। एक मॉन्स्टर उसे देख रहा था, उसे शिकार समझ रहा था। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उसने उसे निगलने के इरादे से उस पर हमला कर दिया। अलिसिया जम गई, हैरान थी कि क्या ये सिर्फ एक सपना था। बेंडिक कैलेंडर के साल 350 के जनवरी 1 को अलिसिया सीरियस लाइन
उस जगह पर गिर पड़ी जिसे हेल कहा जाता है। एक अनजान जगह पर जो हेल के बराबर है, हम अलिसिया को एक घोर अंधेरे गुफा में छिपते हुए देखते हैं। वो मॉन्स्टर्स के सोने का इंतजार कर रही लगती है। जब सारे मॉन्स्टर्स सो जाते हैं, वो गुफा से भागने की कोशिश करती है। उसे वो मौका याद आता है जब वो पहली बार इस हेल में गिरी थी। वो एक मॉन्स्टर ने उसे मार दिया और वो मर गई। फिर वो अपने आप को सुधारती है। वो पहले ही मर चुकी थी, ये एक उलझा हुआ हालात है, लेकिन किसी तरह वो अमर हो गई है। आमतौर पर एक पेपर कट को भी ठीक होने में हफ्ते लगते थे, वो अब एक दिन में गायब हो जाता। भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो और हिल न पाए। अब वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती। शुरू में उसने मॉन्स्टर्स से बार बार अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, लेकिन जल्द ही वो ढल गई और गुस्से में उन पर चिल्लाने लगी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। धीरे धीरे उसने अपने अंदर दबाए सारे इमोशंस को बाहर निकाला, डर, विद्रोह और गुस्सा। अंत में उसने अपने लिए फैसला किया कि उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी वो हैरान है कि क्या वो सच में अपने आप इस जगह से भाग सकती है। सालों के डर से सख्त ट्रेनिंग के कारण उसके मनोवैज्ञानिक जख्म उभरते हैं और वो अपने आप से सवाल करने लगती है, अगर मॉन्स्टर्स गुस्सा हो गए तो वो और कितनी डर जाएगी। अपने डाउट से घिरी हुई वो अचानक ही अपने आप को बिना एहसास किए दौड़ते हुए पाती है। वो दौड़ती गई और दौड़ती गई जितना दूर उसके पैर उसे ले जा सकते थे। हैरान थी कि क्या वो गुफा के सही रास्ते पर थी। आखिरकार उसने एक किरण की उम्मीद देखी, बाहर से चमकती हुई रोशनी के साथ एक एग्जिट। वो भागने के निश्चय से भड़ गई और आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंची, एक मॉन्स्टर के तेज दांत उसकी पीठ में धंस गए। जब वो होश में आई तो उसने निष्कर्ष निकाला कि ये कोशिश भी दूसरों की तरह फेल हो गई। ये उसके साथ कई बार हो चुका था। अनगिनत असफलताओं के बाद उसकी हड्डियां कोने में जमा हो गई थीं और वो पहले ही भूल चुकी थी कि वो कितनी बार मर चुकी थी। सोचते हुए कि वो मर नहीं सकती और अमर हो गई है, उसने सोचा कि अगर उसने ड्यूक से शादी की होती तो क्या ये एक वरदान माना जाता। वो मर नहीं सकती थी, जो उसे उसकी डचेसेस की मौत के लिए बदनाम आदमी के लिए परफेक्ट दुल्हन बनाती। अगर उसे पता होता कि उसके जैसी कोई मौजूद है तो शायद वो उससे शादी करने की भीख मांगता। शायद उससे शादी करके उसकी खराब रेप्यूटेशन साफ हो सकती थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया, अगर उसे दर्द से नफरत थी तो क्यों ना मॉन्स्टर्स को खुद ही मार दिया जाए। अलिसिया हैरान थी कि इतनी सरल बात को समझने में उसे इतना समय क्यों लगा। एक दुनिया में जहां मारो या मरे जाओ वो मर नहीं सकती थी। इसका मतलब था कि वो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी जो उसे रोकने की कोशिश करती। एक बार उसने जब मन बना लिया तो बाकी सब आसान हो गया। गुफा का फर्श पहले ही अनगिनत हड्डियों से भरा हुआ था, जिसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। मॉन्स्टर्स की संख्या सीमित थी, उसके विपरीत जो लगातार ठीक हो सकता था। इस लड़ाई का नतीजा पहले ही साफ था। शिकारी खुद शिकार बन गया। कमजोरों से शुरू करके अलिसिया ने उन्हें एक एक करके धीरे धीरे और लगातार मार दिया। अंत में उसे पैक का सबसे बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा। गुस्से में भरे हुए जानवर ने उस पर हमला किया, लेकिन अलिसिया वो डरपोक लड़की नहीं थी जो कभी थी। वो हेल की गहराइयों में तैयार की गई एक योद्धा बन गई थी। एक भयानक लड़ाई के बाद वो आखिरकार जीत गई। जानवर हार मानकर गिर गया और अलिसिया ने उसे हर उस चीज के लिए कोसा जिससे उसने उसे गुजरना पड़ा था। गुफा को साफ करने के बाद अलिसिया ने पत्थरों की बरारों में खोजना शुरू किया। जब वो पहली बार यहाँ आई थी, सबसे पहला काम जो उसने किया था वो छिपना था। घड़ी को देखकर उसे पता था कि यही वो वजह थी जिसके कारण वो इस जगह आई थी, जहाँ कोई नेचुरल लाइट नहीं थी। ये घड़ी समय ट्रैक करने का एकमात्र तरीका थी। जब उसने उस पर देखा तो उसने डेट देखी, पहले महीने की 19 तारीख। जब वो पहली बार हेल में गिरी थी तब पहली तारीख थी। उस दौरान वो अनकही बार मर चुकी थी और हर मौत ने उस पर अपना निशान छोड़ा था। ये रियलाइज करते हुए वो मॉन्स्टर के रिमेन्स की तरफ मुड़ गई। उस सारे दुख के लिए उन पर चिल्लाई और गालियां दी जो उसने सहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि भले ही वो कई बार मरी हो, आखिर में वो बच गई और जीत गई। उसने उस पर चीखते हुए पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है कि कितनी तकलीफ हुई थी। जब उसने रिमेन्स को लात मारी, उन्हें फ्लोर पर फैला दिया, तो एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। बीस्ट के रिमेन्स के बीच एक पीला ज्वेल चमक रहा था। उसने उसे उठाया और क्यूरियोसिटी से जांचा, ये सोचकर कि इस ज्वेल में किस तरह की पावर हो सकती है। अलिसिया उस मैजिक जेमस्टोन को देखती रहती है और सोचती है कि ये ज्वेल क्या है। अगले सीन में हमें ड्यूक का घर दिखाया जाता है, जहां उसके पास एक कफ बटन है जिसमें उसके जैसा ही ज्वेल है। उसका एक आदमी परमिशन मिलने के बाद उसके ऑफिस में एंटर करता है। आदमी उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन कहता है कि उसके पास अर्जेंट रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। वो ड्यूक को बताता है कि बारिश के माकीज क्रेस्ट वाली एक कैरेज फ्रंट गेट से एंटर हुई है। ड्यूक ऊंची आवाज़ में सोचता है कि क्या कोई मर गया है, लेकिन आदमी एक्सप्लेन करता है कि प्रॉब्लम यह है कि उनकी बेटी गायब हो गई है। ये सुनकर ड्यूक हंसता है और पूछता है कि ये किस तरह का गेम है। वो कहता है कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो सच में गायब हो गई है या फिर वो शादी का विरोध करने के लिए भाग गई है। फिर वो सोचता है कि क्या वो पहली जगह पर ही मरने के लिए निर्धारित थी।
अब हेल में वापस एलिसिया मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही है। लगभग 8 साल वहां गुजर चुके हैं और इस समय में वो आग और दर्द से फॉर्ज की गई एक बैटल हार्डन्ड वॉरियर यानी योद्धा बन चुकी है। वो बिना झिझक मॉन्स्टर्स पर हमला करती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिखता। वो अच्छी तरह सर्वाइव कर चुकी है और कठिन वातावरण में ढल चुकी है। एलिसिया जो इतने लंबे समय बाद थोड़ी अनहिंज्ड हो चुकी है, मॉन्स्टर्स को काटकर उनके मैजिक क्रिस्टल्स ढूंढने के लिए खोलती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो कोई उसे पीछे से छीनने की कोशिश करता है, छुपे रहने की कोशिश करते हुए। जिस पल वो एक मॉन्स्टर से कोर निकालती है, देखने वाला एक्शन लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है।